सवाल है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 14 रेज़ टू पावर 21 रेज़ टू पावर 39 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये सवाल है। सबसे पहले मैं इसे रिड्यूस कर लेता हूँ रिमाइंडर थ्योरम लगाकर। 14 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 3 हो जाएगा एंड उसकी पावर 21 एंड उसकी पावर 39। मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा, ना कि इसका। मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया। अब क्या करना होगा हमें यार, इस पर अगर मैं कुछ और लगाने की सोचूं या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या फिर कोप्राइम नंबर्स वाला, तो लग नहीं सकता। नेगेटिव रिमाइंडर से होगा नहीं। एंड 3 into 3 into 3 into कितनी बार कर सकता हूं, क्योंकि 21 का रेज़ टू पावर 39 है एंड 3 रेज़ टू पावर 21 है। तो यार इसमें कुछ और समझ में आता नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइक्लिसिटी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में साइक्लिसिटी की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखें साइक्लिसिटी इस पैटर्न की, अगर एक 3 है, मैंने उसको 11 से डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, 3 की पावर 2 है सपोज, मैंने उसे 11 से डिवाइड करा, ये आया 9 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर हुआ 9। 3 3 है, 3 का क्यूब है, डिवाइड करा, इसको मैं कर सकता हूँ 27 डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर विल बी 5। 3 रेज़ टू पावर 4 है, डिवाइड करा, ये हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 11 एंड रिमाइंडर विल बी सॉरी 4। 3 रेज़ टू पावर 5, ये मुझे शायद ये तो 243 होगा, मुझे पता है, बट 11 से डिवाइड करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। एनीवेज इसका रिमाइंडर 1 आएगा। 3 रेज़ टू पावर 6, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है 3 रेज़ टू पावर 6 की। मैं सिंपली इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 11 एंड इसका रिमाइंडर अगर मैं आपसे पूछूं 3 रेज़ टू पावर 5 का रिमाइंडर 1 था, इसका 3 था, इसका 11 से डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 3। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यार इसकी साइक्लिसिटी 5 आएगी, क्योंकि आफ्टर 5 टर्म्स वो रिमाइंडर अपने आप का रिपीट करने लगे। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि 21 रेज़ टू पावर 39 को अगर मैं 5 टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक कर लूं और किसी तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर लूं उसका, तो यार मेरे पास आइडिया आ जाएगा कि 3 का कौन सा पावर हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जो कि 21 रेज़ टू पावर 39 है। हमें 5 से डिवाइड करना होगा, जिससे कि मैं रिमाइंडर निकाल सकूं कि कौन सा टर्म बच रहा है, साइकिल का कौन सा टर्म आएगा, मींस 3 का कौन सा पावर वाला टर्म आएगा, जिससे कि मैं पता कर सकूं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा 21 रेज़ टू पावर 39 को 5 से डिवाइड करके कि ये साइकिल का कौन सा टर्म है। ठीक है, इसे मैं डिवाइड करता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 21 21 21 till 21 upon 31 टाइम्स डिवाइडेड बाय 5। अब इंडिविजुअल टर्म्स को अप्लाई डिवाइड करता हूं एंड इसका रिमाइंडर फाइंड करता हूं, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा, तो ये 1 1 1 डॉट 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 till 39 टाइम्स अपॉन ऑफ 5। ये ऊपर वाले 1 मल्टीप्लाई हो गए, दैट मींस रिमाइंडर इज 1। मतलब 21 रेज़ टू पावर 39 को मैंने 5 के साइकिल्स में बांटा, मतलब 5 के पेयर्स में बांटता गया, ग्रुप पे बांटता गया, तो एक टर्म बच रहा है, वो रिमाइंडर है। दैट मींस वो रिमाइंडर अगर 1 है तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन सा पावर हमें यूज करना है इसका। यहां पर रिमाइंडर 1 आया, दैट मींस हमें ये वाला पावर यूज करना है। सपोज रिमाइंडर अगर 2 आया होता तो हम ये यूज करते, रिमाइंडर अगर 3 आया होता तो ये यूज करते, 4 आया होता तो ये यूज करते, 5 तो आधी तरफ 0 आया होता तो हम ये यूज करते। ठीक है, हेंस आंसर विल बी 3। इसका रिमाइंडर होगा 3, यानी कि इसका रिमाइंडर है 3। 3 इज द आंसर। आप इसे ध्यान से देखेंगे, खुद से देखेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से नोट करेंगे, खुद समझ जाएंगे, कुछ खास है नहीं इस पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं यूज ऑफ साइक्लिसिटी टू फाइंड द रिमाइंडर्स पे। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर ऑफ 32 रेज़ टू पावर 32 रेज़ टू पावर 32। ठीक है, एंड इसे 7 से डिवाइड करना है, पूछा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो यार ये सवाल कुछ ऐसा है 32 की पावर 32 की पावर 32, दैट मीन्स ये 32 की कुछ मल्टीपल्स आ रहे हैं, वो है 32 टाइम्स
उसका भी पावर 32 टाइम्स, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले फ्रंट स्टेप पे रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर ऑफ दिस आई फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस, ठीक है। 32 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 4 रेज़ टू पावर 32 रेज़ टू पावर 32। मैं इसका रिमाइंडर फाइंड करूंगा, ना कि इसका फाइंड करूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे? नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स लगाऊं तो कोई काम आएगा नहीं। अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ को-प्राइम फैक्टर्स पे लगाऊं तो भी कुछ बात बनती नहीं, क्योंकि वैसे ही को-प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करूं 4 into 4 into रेज़ टू पावर 32 कर, तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये टर्म बहुत बड़ा है एंड मुझे शायद इसकी वैल्यू ना पता हो या मैं पता नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे करने के लिए साइक्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं साइक्लिसिटी अप्लाई करता हूँ। जब एक बार 4 था, मैंने उसे 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 4, ठीक है। जब 2 बार 4 हुआ, 4 की पावर 2 हुई, मैंने उसे 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 2। जब 3 बार 4 हुआ, ठीक है, मैंने उसे 7 से डिवाइड करा, सॉरी दिस 64, 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। जब 4 बार 4 होगा, 4 रेज़ टू पावर 4 होगा, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली से ऐसा भी लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग मैं 4 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू फाइंड करने से अच्छा मैंने 4 क्यूब डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 7 कर लिया। एंड इसका रिमाइंडर मैंने फाइंड करना है, तो मैं इसका रिमाइंडर ऐसे फाइंड कर लेता हूँ। 4 का क्यूब का मैंने फाइंड किया, दिस मैं रिमाइंडर फाइंड कर लेता हूँ उसका। इसका रिमाइंडर आएगा, 4 क्यूब को मैंने 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 आया। 4 को मैंने 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 4 आया। दैट मीन्स इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 4 into 1, 4 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। 4 रेज़ टू पावर 5 अगर मैं देखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर आया 4, इसका रिमाइंडर 4 ही है। तो 16 को मैंने 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 आएगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ देखें एक चीज है, इस लेवल के बाद इससे एक लेवल बढ़ेगा, कुछ साइक्लिसिटी दिख रही है आपको, कुछ साइकिल फॉर्म हो रहा है। जब 4 की पावर 1 थी तो 4 हुआ, 4 का पावर जब 2 हुआ तो 2 हुआ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर एक साइकिल में चल रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यार कि अगर मैं इस साइकिल की साइक्लिसिटी जानता हूँ, समझता हूँ, तो मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ कुछ ऐसे कि 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7 विल गिव रिमाइंडर ऑफ 1, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब 4 का क्यूब को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। मुझे साइक्लिसिटी पता लग गई है इसकी। तो आप इसमें एक चीज देखिए, हमारी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है साइक्लिसिटी में, एक ऐसा रिमाइंडर फाइंड करने का होता है जहां पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कभी भी साइक्लिसिटी का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मैंने तो अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ तक फाइंड कर दिया, बट अगर आपको साइक्लिसिटी कभी यूज करनी पड़े तो आप सिर्फ इसे स्टेप तक करें, क्योंकि आपको इस स्टेप के बाद आइडिया लग जाएगा कि साइकिल कितनी आगे तक चलेगी, मतलब क्या साइक्लिसिटी है इसकी। तो ये स्टेप हमारे लिए कोई काम का नहीं था, तो ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया। हमें साइक्लिसिटी यहीं से निकल जाती। जब भी अगर आपको रिमाइंडर 1 मिल जाए तो साइक्लिसिटी वहीं से वापस रिपीट होनी शुरू हो जाती है, मतलब साइक्लिसिटी वापस स्टार्ट हो जाती है वहां से साइकिल। तो दैट मीन्स कि ये हमारी साइक्लिसिटी है। अब मैं बोलूँ तो 4 का क्यूब बाई 7 रिमाइंडर विल गिव रिमाइंडर 1, ठीक है, ये ऑलवेज ऐसा चलेगा। तो यार मैं अगर बोलूँ 32 रेज़ टू पावर 32 है, अगर मैं इसमें इसे मैंने 32 रेज़ टू पावर 32 को मैंने अगर 3 से डिवाइड करना शुरू किया तो मैं 3 के नंबर अलग निकाल लूंगा, मींस रिमाइंडर 1 वाले टर्म्स अलग कर लूंगा एंड जो बाकी टर्म्स बचेंगे वो रिमाइंडर के फॉर्म में आ जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना आंसर डिटरमाइन कर लूंगा कि यार इसका रिमाइंडर कितना आएगा या फिर इसमें से कौन सी साइकिल का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मैं 32 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 32 रेज़ टू पावर 2 को मैं इस पर रिमाइंडर थ्योरम लगाया तो इसमें आएगा -1 रेज़ टू पावर 32 डिवाइड बाय 3। इसका रिमाइंडर
ठीक है, एंड इसका रिमाइंडर -1⁻32, दैट मीन्स इवन पावर है माइनस की, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा 1/3। देयरफॉर रिमाइंडर जो इस टर्म का आएगा वो 1 आएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 1 आया। मतलब यहाँ पर मैं अगर 4 का क्यूब करता हुआ चलूँ, 4 का ग्रुप बनाता हुआ, 3 का ग्रुप बना चलूँ, 4 का क्यूब का एक ग्रुप, 4 का क्यूब का एक ग्रुप लगातार बनाता चलूँ और 32 पहुंचूं, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक टर्म बच जाएगा। दैट मीन्स वो साइकिल का फर्स्ट टर्म होगा। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचा, इसका रिमाइंडर 1 बचा, तो वो साइकिल का फर्स्ट टर्म डिनोट करेगा। दैट देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म विल बी 4, हैंस 4 इज द आंसर। ये तो हुआ साइक्लिसिटी का बेसिक फंडा, ठीक है। साइक्लिसिटी पे मैं अगर डायरेक्टली पता करना चाहूँ साइक्लिसिटी और मुझे इसे डिवाइड करने की इच्छा ना हो, या फिर अगर कुछ डिवाइजर बहुत बड़ा हो जाए और डिवाइड करने में मुझे काफी दिक्कत होती हो, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूलर्स थ्योरम। हम यूलर्स थ्योरम लगाकर भी साइक्लिसिटी डायरेक्ट पता कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर, फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। तो यूलर्स थ्योरम भी देखते हैं, बट यूलर्स थ्योरम थोड़ा हायर लेवल हो जाएगा एसएससी के लिए। तो अगर आपने यहां तक भी पढ़ लिया तो दिस इज सफिशिएंट फॉर एसएससी सीजीएल। एंड अगर कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो मैं यूलर्स थ्योरम अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ले रहा हूं। अदरवाइज जिसे सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर जिसे यूलर्स थ्योरम नहीं देखना, तो वो इसे स्किप कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम को। सो लेट्स स्टार्ट यूलर्स थ्योरम। Let's see Euler's theorem. Euler's theorem बेसिकली किसी भी रिमाइंडर्स की पैटर्न या साइक्लिसिटी डिसाइड करने के लिए काम आता है। अभी तक हमने साइक्लिसिटी देखने के लिए क्या किया था, पहले एक पावर लिया, फिर डिवाइड किया डिवाइजर्स से, फिर कुछ नंबर आया, कुछ रिमाइंडर आया, फिर दूसरा पावर लिया, फिर डिवाइड किया डिवाइजर से, फिर कुछ रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर आया। दैट मीन्स हम एक लंबे लेंथी प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे एंड कुछ साइकिल्स बने एंड उसे डिटरमाइन किया, कुछ पैटर्न बने, फिर हमने कुछ साइकिल डिटरमाइन किया, ठीक है। यूलर्स थ्योरम में इतना कुछ करना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली साइक्लिसिटी फाइंड कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम पे। सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ ऐसा है पैटर्न, m⁻x है एंड n है, हमें इसकी साइक्लिसिटी डिसाइड करनी है। सपोज कोई पावर है या कोई नंबर है m, उसका पावर x है, उसे n से डिवाइड करना है, ठीक है। एंड पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, एंड इस केस में हमें रिमाइंडर की साइक्लिसिटी जाननी है, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम कुछ ऐसे लगता है। यूलर्स थ्योरम पहले बोलता है m and n should be कोप्राइम। यूलर्स थ्योरम लगाने से पहले हमें देखना होता है m and n आपस में कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम मतलब आपस में कुछ भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ये आपस में कोप्राइम होना चाहिए। इसका सपोज HCF होना चाहिए अगर मैं टेक्निकल टर्म पे बोलूं तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो मैं एंड n इज इक्वल टू A B C P Q R डॉट 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 कुछ ऐसा है। n को मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स पे ब्रेक कर लिया एंड रिस्पेक्टिव पावर्स पे लिख दिया, ठीक है। एंड ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि m q⁻n, ये q एक फंक्शन है, का रिमाइंडर 1 होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। वेयर qn is n 1 minus a 1 minus 1 by b 1 minus 1 by c। अगर और टर्म होंगे तो और आगे जा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 ही लिया है, ठीक है। तो ये यूलर्स थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर कोप्राइम नंबर्स को डिवाइड, आपस में नंबर्स कोप्राइम है, तो मैं उसे यूलर टोटियन फंक्शन बोलते हैं, उसे यूलर्स टोटियन फंक्शन डिटरमाइन कर सकता हूँ एंड दिस विल गिव द साइक्लिसिटी, डिसाइड द साइक्लिसिटी। क्योंकि हमारा साइक्लिसिटी में बेसिक जो इंटेंशन होता था रिमाइंडर 1 फाइंड करने का होता था, एंड यहां से मैं बता सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर qn आएगा वो qn का जो पावर होगा और जिसे डिवाइड करूंगा n से,
तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, शायद आपको समझ पूरा नहीं आया होगा तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है 5 raised to power 36 when divided by 63, what will be the रिमाइंडर पूछा है इस पे। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। 5 की पावर 37 है एंड n हमारा 63 है। यहां पर अगर मैं चेक करूं सबसे पहली बात तो यूलर्स थ्योरम लगाने से पहले m and n शुड बी को प्राइम। यहाँ पर 5 एंड 63 इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा क्योंकि इसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर n बोलूं तो 63 है और 63 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अगर मैं यूलर टोटलियन फंक्शन निकालूं दैट इज Qn निकालूं तो Qn निकालने के लिए 63 करना पड़ेगा 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/7। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2/3 एंड दिस विल बी 6/7। ठीक है, तो ये 7 1 से 3 हो जाएगा कट के, ये 2 हो जाएगा इधर से 6 आएगा। दैट मींस ये 6 12 36 36 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 रेज़ टू पावर 36 है, तो मैं इसे ये कह सकता हूं 5 रेज़ टू पावर 36 इसका रिमाइंडर हमेशा ही 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जब मैं 5 की पावर 36 को 63 से डिवाइड करूंगा तो यूलर थ्योरम कहता है कि ये इसका रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है। एंड अब मुझे सवाल मगर मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है 5 रेज़ टू पावर 37 को 63 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर पूरा पता करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका रिमाइंडर will be equal to 5 raised to power 36 into 5 upon of 63। ठीक है, यहाँ पर अब मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ एंड इंडिविजुअल रिमाइंडर्स पता करता हूँ। तो इसका रिमाइंडर तो मुझे पता है, इसका रिमाइंडर है 1, मुझे सिर्फ इसका रिमाइंडर निकालना है एंड इसका रिमाइंडर है 5 upon 63 दैट मींस 5। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 into 5 upon 63। देयरफॉर ये रिमाइंडर है 63। 5 को जब मैं 63 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 5, हेंस 5 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रिमाइंडर इसका 5 आएगा, आंसर है ये। ठीक है, यूलर थ्योरम पे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ 48 रेज़ टू पावर 802। तो मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जब मैंने रिमाइंडर चैप्टर चालू कराया था, स्टार्ट किया था, तब मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो लास्ट डिजिट हमें मिल जाती है। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो लास्ट 2 डिजिट मिल जाती है। अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो हमें लास्ट 3 डिजिट मिल जाती है। ठीक है, हालांकि और भी मेथड है फाइंड करने के, बट मैं इसमें यूलर थ्योरम लगा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, सिर्फ 1000 से डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। 48 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, 48 रेज़ टू पावर 802 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 3 डिजिट होगा इसका, मैं कह सकता हूं। ठीक है, सवाल सॉल्व करता हूं। इस पे यूलर थ्योरम लगाना है एंड यूलर थ्योरम तभी लग सकता है जब ऊपर नीचे के नंबर्स को प्राइम हो आपस पे। तो दैट मींस इसके जो आपस के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हटने चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बना है 8 into 5 into 5 into 5, मतलब 1000 जो बनता है 8 into 5 into 5 into 5 से बना है। एंड 48 में ऑब्वियसली बात है 8 तो आता ही है, 5 एक भी नहीं आता, इनफैक्ट 8 जरूर आता है। दैट मींस इसमें 8 कॉमन है आपस में ऊपर नीचे पर। तो मैं पहले 8 को कैंसिल कर दूंगा जिससे कि ये कोप्राइम बन जाए। कोप्राइम बनाने के लिए मैंने 8 काटा, तो मैं 48 इसे लिखा पहले एंड दिस विल बी रिटन एज 48 raised to power 801। एक पावर कम हो जाएगी एंड ये मैं 8 into 125 लिख दूंगा। ठीक है, ये 8 कटा, ये 6 बचेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम फैक्टर्स भी लगा दिया सपोज। तो अभी जो मैं रिमाइंडर निकालूंगा उसके एंड में मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमाइंडर को, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं सिर्फ इस टर्म का रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूँ। एट द एंड में 6 से मल्टीप्लाई करके मैं पता कर लूंगा
सिर्फ अभी मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ इस पार्ट का मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। तो रिमाइंडर में निकालने के लिए कुछ ऐसे कर रहा हूँ, दिस विल बी 125। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये कोप्राइम नंबर्स हैं एंड इसके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दैट मींस मैं यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। यूलर्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो ये n है, 125 इज n एंड n इज इक्वल टू 5 क्यूब। ठीक है, तो मैं यूलर टोटियन फंक्शन अगर मैं निकालूं, डरिएगा मत, यूलर टोटियन फंक्शन को सुनने में अजीब लग रहा होगा बट आप डरिएगा नहीं, कुछ खास नहीं है, ये नाम से ही बड़ा है। एंड दिस विल बी 5। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो दैट मीन्स 100 हो जाएगा। यूलर टोटियन फंक्शन 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 48 की पावर अगर 100 है और मैं उसे 125 से डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो रहेगा 1। ठीक है, ये यूलर थ्योरम कहता है। तो यहां से मुझे पता लग गया कि इसका रिमाइंडर जो है 1 है। तो मैं इस अकॉर्डिंगली अगर मैं पैटर्न बनाना शुरू करूं तो कुछ मैं यहां तक पहुंच सकता हूं आराम से। तो मैं कह सकता हूं कि यार इसका भी रिमाइंडर 48 रेज़ टू पावर 80 इंटू 48 रेज़ टू पावर 8 अपॉन ऑफ 125 एंड इसका रिमाइंडर अगर मैं बोलूं, इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा क्योंकि 800 इज फैक्टर ऑफ 100, तो इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ अब इसका रिमाइंडर निकालना है। जब मैं 48 को 125 से डिवाइड करूं, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 48 को 125 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 48 ही आएगा। दैट मींस इस पूरे इक्वेशन का रिमाइंडर 48 आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का रिमाइंडर 48 आएगा। तो मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन का रिमाइंडर भी 48 आएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 48 आया, दैट मींस इसका रिमाइंडर 48 आएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, 125 को अब मुझे डिवाइड करना है 6 इंटू 48 से। मैं इस यहां पर आ जाता हूं एंड मुझे 6 इंटू 48 अपॉन 125 करना है। अब मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे आपस में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर थ्योरम फिर से लगा रहा हूं। 8 इंटू 6 48, ये हो जाएगा 28 अपॉन 125। तो इसका रिमाइंडर जो है 38 आ जाएगा मेरे पास। अब जो रिमाइंडर आया है 38, ध्यान से देखिए आप, वो इसका है, इस पर्टिकुलर टर्म का रिमाइंडर है पूरे का। जब मैंने 8 कॉमन फैक्टर काट दिया था, इस पैटर्न से मैंने 8 हटा दिया था, तो अब रिमाइंडर हमारे पास 38 आया था। एंड मुझे ओरिजिनल रिमाइंडर लाने के लिए जिस नंबर से मैंने जिस फैक्टर्स को मैंने रिमूव करा था उस फैक्टर को मुझे वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस 38 इंटू 8 करना पड़ेगा मुझे एक्चुअल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। एंड एक्चुअल रिमाइंडर विल बी 8 to the 24 and this will be 30, that is 304. ठीक है, 8 तो आप समझ सकते हैं दिस इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ दिस पावर 48 raised to power 802। तो मैंने बहुत सिंपली कर लिया, ऐसे यूलर्स थ्योरम लगाया एंड बड़ी आसानी से कर लिया। अब आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर दिस यूलर थ्योरम। मैं नेक्स्ट इन लास्ट टॉपिक ले रहा हूं नंबर सिस्टम पे, एंड वो है methods to find last 2 digits by using binomial theorem।